नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव ने साझा की नीतीश के गृह जिले की यह तस्वीर। स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली को लेकर लगाया बड़ा आरोप। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पप्पू यादव को कोर्ट से मिली जमानत, किडनैपिंग केस में किए गए थे गिरफ्तार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केंद्र के साथ तनातनी के बीच अल्पन बंदोपाध्याय हो गए रिटायर और सीएम ममता बनर्जी के बन गए मुख्य सलाहकार। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लालू ने साझा की नीतीश के गृह जिले की है तस्वीर। स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली को लेकर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए सरकार पर चढ़ावा के लिए हजारों स्वास्थ्य केंद्रों को सिर्फ सरकारी फाइलों में चलाते रहने का आरोप लगाया। लालू यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में भी उनके द्वारा बनाया गया स्वास्थ्य केंद्र बंद करा दिया गया है, जबकि फाइलों में यह चालू है। लालू यादव ने नालंदा के हिलसा के चक वाजिदपुर उप स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर साझा की। उन्होंने लिखा, नीतीश ने अपने गृह जिला नालंदा में भी हमारे द्वारा बनाया गया स्वास्थ्य केंद्र बंद करा दिया, लेकिन गुलाबी फाइलों में यह चालू है। ऐसे हजारों स्वास्थ्य केंद्रों की बलि ले ली गई है, क्योंकि इनके फाइलों में कार्यरत रहने से प्रसाद रूपी चढ़ावा प्राप्त होता रहता है। राजद अध्यक्ष ने यह तस्वीर राजद नालंदा के ट्विटर पेज से साझा की थी। इस तस्वीर में झाड़ियों के बीच स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में दिख रहा है। इस ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। सवाल किया कि क्या 15 साल से यहाँ आदमी नहीं रह रहे थे? उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी? ये कैसा सुशासन है जिसे सरकार 15 साल तक सोई रहती है? गौरतलब है कि चारा घोटाले मामले में रांची हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद लालू यादव ट्विटर के जरिए बिहार की राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। उनके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार को घेरा है। राजद ने कहा है, सरकार ने दवाइयों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगाते हुए सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध नहीं कराई तो पार्टी आंदोलन छेड़ेगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने सरकार पर ब्लैक फंगस को लेकर आधी अधूरी तैयारी का आरोप लगाया। यदि एक हफ्ते में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया तो राजद आंदोलन शुरू करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव को कोर्ट से मिली जमानत, किडनैपिंग केस में किए गए थे गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, किडनैपिंग केस के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व सांसद और जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। मंगलवार की सुबह मधेपुरा सेशन कोर्ट में पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान पप्पू यादव के वकीलों ने जमानत को लेकर अपना पक्ष रखा। पप्पू यादव को अभी इलाज के लिए दरभंगा के डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बीते 11 मई को जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना से गिरफ्तार किया गया था। 11 मई की सुबह पटना के उत्तरी मंदिर स्थित पप्पू यादव के आवास पर बुद्ध कॉलोनी थाना की पुलिस पहुंची थी। यहां पहुंचने के बाद पुलिस ने कहा था कि लगातार लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कर रहे पप्पू यादव को चेतावनी दी गई थी, बावजूद वो जिलों में जाकर घूम रहे थे। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था। वे कभी अस्पताल में चले जाते थे तो कभी किसी जिले में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच जाते थे। इसके बाद पप्पू यादव को पटना के गांधी मैदान थाने में लाया गया था। यहाँ उन्हें काफी देर तक बैठाया रहा गया। कोविड की जांच भी कराई गई थी, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके कुछ ही देर बाद यह खबर सामने आई कि पप्पू यादव को एक 32 साल पुराने किडनैपिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र के साथ तनातनी के बीच अल्पन बंदोपाध्याय रिटायर, सीएम ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार बने। जी हां दोस्तों, बंगाल के शीर्ष अधिकारी अल्पन बंदोपाध्याय केंद्र सरकार को रिपोर्टिंग करने के बजाय सोमवार को मुख्य सचिव के पद से ही रिटायर हो गए। पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच पैदा हुए टकराव के बीच बंदोपाध्याय को ममता बनर्जी सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति मंगलवार यानी आज से प्रभावी होगी। ऐसा होने के बावजूद उन्हें केंद्र की नाराजगी से नहीं बचाया जा सकता है। केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार आदेशों की अवहेलना करने के कारण उन्हें चार्जशीट की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बंदोपाध्याय को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुए चक्रवात यास की समीक्षा बैठक में संक्षिप्त उपस्थिति के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका है। केंद्र द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के अनुसार मुख्य सचिव को अधिकारियों द्वारा पूछा गया था कि वह समीक्षा बैठक में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद वह मीटिंग रूम में मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे और तुरंत ही वहां से चले गए। उन्हें इस नोटिस का जवाब 3 दिनों में देने के लिए कहा गया है। इसके बाद एचके त्रिवेदी ने बंगाल के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाला है। इससे पहले बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके मुख्य सचिव को वापस बुलाने के केंद्र के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था और कहा था कि उनकी सरकार शीर्ष नौकरशाह को कार्यमुक्त नहीं कर रही है। ममता ने बताया कि उनके इस पत्र पर केंद्र का जवाब आया है, जिसके मुताबिक बंदोपाध्याय को आज नॉर्थ ब्लॉक में कार्यभार संभालने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र के पत्र में मुख्य सचिव को
वापस बुलाए जाने की वजह का जिक्र नहीं किया गया है। ममता ने यहाँ कहा कि केंद्र किसी अधिकारी को राज्य सरकार की सहमति के बिना कार्यभार ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। केंद्र ने एक आकस्मिक फैसले में 28 मई की रात को बंदोपाध्याय की सेवाएं मांगी थी और शीर्ष नौकरशाह को सोमवार सुबह 10 बजे दिल्ली में कार्यभार संभालने को कहा था। केंद्र ने बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने पर आदेश चक्रवाती तूफान यास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक को मुख्यमंत्री द्वारा महज 15 मिनट में निपटाने से उत्पन्न विवाद के कुछ घंटों के बाद रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरबीआई की रिपोर्ट का मचा बवाल, विपक्ष ने पूछा लाखों करोड़ों कहां हुए गायब, निशाने पर मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट से बैंकों की ठगी को लेकर हुए खुलासे ने राजनीतिक हलकों में कोहराम मचा दिया है। विपक्ष अब सरकार से पूछ रहा है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जिस तरह लूटी गई, आखिर वह पैसा कहां है। इधर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा तथा आंकड़े पेश करते हुए कहा कि मोदी सरकार के समय बैंकों से ठगी के मामले में 2014-15 की तुलना में तेजी से बढ़े हैं। यदि आंकड़ों की बात करें तो 2020-21 में 1.38 लाख करोड़ की ठगी बैंकों से की गई और मोदी सरकार देखती रही। 2014-15 और 2020-21 के बीच ठगी की कुल रकम का अंतर 57% CGR की दर से बढ़ी है। जब लोन मोरेटोरियम लागू किया गया तब ठगी की राशि 1,38,422 करोड़ रुपए थी। औसतन वर्ष 2018-19 में 10.5 करोड़ रुपए से बढ़कर यह राशि 21.3 करोड़ रुपए तक हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर 3 सवाल दागे। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पूछा कि पिछले 7 सालों में लगातार हो रही बैंकों से ठगी के मामलों में मोदी सरकार क्या कर रही है, ठगी की इस रकम को वापस लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए और ऐसे ठगों से सरकार ने कितना पैसा वसूला। एसबीआई के आंकड़ों की बात करें तो कोरोना महामारी के कारण मई महीने में हर हफ्ते 8 अरब डॉलर का घाटा उठाना पड़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक मोटे अनुमान के तहत लगभग 5.4 लाख करोड़ के नुकसान की उम्मीद की जा रही है। FMCG क्षेत्र में 16% की गिरावट देखी गई है, जिससे जीडीपी में 2.4% से लेकर 3% तक की गिरावट दर्ज होगी। मूडीज के अनुसार जीडीपी का औसत अनुमान 9.3%, क्रिसिल के अनुसार 8.2% और नोमुरा के अनुसार 10.8% है। जरूरी सामान की बिक्री घाटी है। वर्ष 2020-21 में विनिर्माण के क्षेत्र में 32% रोजगार कम हुआ है, जिससे यह आशंका सताने लगी है कि देश की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लग चुका है और इससे बाहर निकलना आसान नहीं, क्योंकि बाजार में मांग पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महामारी के बीच रेलवे बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी में 13,000 कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी। जी हां दोस्तों, ऐसे समय में जब देश सदी के सबसे विनाशकारी महामारी का सामना कर रहा है, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले भारतीय रेलवे ने 13,000 से अधिक पदों पर छटनी करने की योजना बनाई है। रेलवे मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि छटनी की प्रक्रिया मंत्रालय द्वारा की गई नौकरियों की जनगणना पर आधारित है। सूत्रों के अनुसार छटनी के पीछे तर्क यह है कि रेलवे अपने कामकाज में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना चाहता है, जिसे मौजूदा और पुराने कर्मचारी संभालने में सक्षम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने प्रत्येक रेलवे जोन से कुछ पदों को सरेंडर करने को कहा है, ताकि नई रिक्तियां सृजित की जा सके। पता चला है कि रेलवे में अंदरखाने चल रही इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलने पर कुछ यूनियनों ने इस विचार का विरोध किया है, लेकिन विरोध के बावजूद रेलवे ने खत्म किए जाने वाले पदों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक सूत्र ने बताया कि कुछ यूनियनें इसे लेकर प्रदर्शन आदि की योजना बना रही है, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के चलते ऐसा नहीं हो पाया है। साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते भी यूनियनों ने अपने प्रदर्शन की योजना फिलहाल टाल दी है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा 1 मार्च 2019 को ही जारी वार्षिक रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार रेलवे में लगभग 2,85,258 खाली पद थे। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में रेलवे में लगभग 4 लाख पद रिक्त हैं। हालांकि भारत में बेरोजगारी दर 7.11% तक पहुंचने के बावजूद, जो पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक है, रिक्त पदों को भरने के लिए कोई योजना नहीं है। छटनी की योजना का विरोध करते हुए सीपीएम नेता ई करीम ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से लेबर साइंस और पदों को खत्म करने की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने रेल मंत्री से आग्रह किया है कि सभी मौजूदा रिक्तियों को युद्ध स्तर पर भरने का काम शुरू किया जाए, ताकि रेलवे के सुरक्षित संचालन में मदद मिले। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि रेलवे का यह कदम निश्चित रूप से रेलवे के सुचारू कामकाज को प्रभावित करेगा और रेलवे के पूर्ण विनाश का कारण बन सकता है। केंद्र सरकार से केरल सरकार से सीख लेने की अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत सरकार और रेलवे को केरल सरकार की इस नीति को एक रोल मॉडल के रूप में मानना चाहिए और इस मुद्दे को हल करने के लिए उस लाइन पर काम करना शुरू करना चाहिए, जिसे कोविड के कारण बढ़ी बेरोजगारी को दूर करने के लिए भर्ती अभियान शुरू करने की बात की जा रही है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार कोरोना संक्रमण के चलते रेलवे के 2500 से अधिक कर्मचारियों की अब तक मौत हो चुकी है और लगभग 1000 रेल कर्मचारी हर दिन कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि एक अनौपचारिक अनुमान से पता चलता है कि जिन लोगों ने महामारी के कारण दम तोड़ दिया, उनकी संख्या मंत्रालय के दावे से कहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डिजिटल इंडिया की सच्चाई। कोविन ऐप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा, कहा आप जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि इस साल के अंत तक देश के सभी वयस्कों यानी
18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जनवरी से लेकर अब तक 5% लोगों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी है। हालांकि कई जानकारों का कहना है कि इस साल के अंत तक 30-40% ही आबादी को टीका लगाया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल इंडिया पर केंद्र सरकार को फटकारते हुए कहा कि आप डिजिटल इंडिया कहते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से आप वाकिफ नहीं हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।